हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा आपके। तो हम लोग चलिए उसको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। और जिसने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको वो चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा वो चैनल। एक बार आप जा कर के उसको चेक करिए, विजिट करिए चैनल पर, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। बाकी ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो मोटिवेशन कोर्स है आज का वो देख लेते हैं क्या है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। क्या कहना है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव। चाहे लक्ष्य हासिल हो या अनुभव हासिल हो, चीज़ें तो दोनों ही अच्छी हैं। तो इसीलिए हमारी सुई कहाँ पर आकर हमेशा अटकती है? कोशिश। तो हमें क्या करना है? कोशिश करते रहना है, करते रहना है। जब तक आपके अंदर शक्ति है, जुनून है, हौसला है, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको क्या मिलेगा? या तो लक्ष्य आपको मिल जाएगा या तो फिर अनुभव, और दोनों ही आपके के लिए क्या है? अच्छी हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश का पहला रेलवे फायर फाइटर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ बनकर तैयार हुआ है? बैतूल, मध्य प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश में ये बन करके तैयार हुआ है। और वो भी कहाँ? बैतूल के अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो बैतूल ज़िले के आमला में, बैतूल ज़िले के आमला में ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो स्टार्ट हुआ है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये वहीं के कर्मचारियों के द्वारा, कर्मचारियों और जो रेल इंजीनियर हैं, रेल इंजीनियर और कर्मचारियों के द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। रेलवे की शुरुआत तो आपको पता है कब हुई थी? 170 साल पहले ही हो चुकी थी। 170 साल पहले ही हो चुकी थी। और रेलवे जो थी अभी तक अगर उसको आग बुझाना होता था तो हमेशा वो किसकी हेल्प लेती थी, किसका यूज़ करती थी? तो जो राज्य सरकार है या सैन्य संस्थान है उनके फायर ब्रिगेड का यूज़ करती थी। तो अभी क्या हुआ है? अब जा कर के इसने, यानी जो आमला है बैतूल मध्य प्रदेश जिले, एमपी के बैतूल ज़िले का जो आमला है वहाँ पर इसका पहला फायर फाइटर बन कर के तैयार हो गया है। और ये वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि ये जो है इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम रखा गया है आदित्य प्रकल्प। आदित्य प्रकल्प इसका नाम क्या रखा गया है? इस रेलवे फायर फाइटर, जिसको हिंदी में कहा जाए तो अग्नि दमन यंत्र, तो इसका क्या नाम रखा गया? आदित्य प्रकल्प नाम दिया गया है। क्लियर? अब और भी फैक्ट देख लेते हैं कि जो रेल मंत्री हैं वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? अश्वनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट का न्यूज़ है तो ये क्वेश्चन फंस सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अश्वनी वैष्णव ये कौन है? रेल मंत्री हैं। क्लियर? और जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे की शुरुआत 170 ईयर्स पहले ही हो चुकी थी। ठीक है? तो अगर देखा जाए तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी, 1853 में चली थी। वो भी कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे टू थाड़े चली थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बॉम्बे टू थाड़े चली थी। और ये लगभग कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर ये चली थी। और अगर पूछ ले, जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री तो वो थे जॉन मथाई। ये भी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन, जॉन मथाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। किसे मार्च 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? चलिए देख लेते हैं किसे दिया गया। तो ये है महोदय, इन्हीं को मिला है, विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट नाम है इनका। क्या नाम है इनका? विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट नाम है। और इन्हें क्यों दिया गया है? ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर
जो पुरस्कार है, जल पुरस्कार 2022 से जो इन्हें सम्मानित किया गया, क्यों किया गया है? तो इन्होंने क्या किया है, जो पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन में इन्होंने अपना योगदान दिया है। इनका योगदान किस में है? पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन में इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, जो कार्य किया है, उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? और मैंने बता दिया कि इन्होंने वाष्पीकरण को क्या किया है, उसके मूल्यांकन में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो जो इन्होंने क्या किया, जो तरीके विकसित किए हैं किसके लिए, एक मिनट, वाष्पीकरण को मापने के लिए जो इन्होंने तरीके विकसित किए हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो पृथ्वी का जो ऊर्जा संतुलन है उसमें वो क्या करेगा, भूमिका निभाएगा, और इससे सटीक अनुमान लगा सकता है कि वर्षा कैसे विकसित हो सकती है। तो ये इन्होंने अपना योगदान इस फील्ड में दिया है, इसीलिए इनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और फैक्ट देख लेते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई? अभी 22 मार्च को की गई। क्यों 22 मार्च को की गई? क्योंकि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये आप लोग को पता होगा। और अभी कल ही मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है छत्तीसगढ़। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं फंस सकता है क्वेश्चन। और ये जो पुरस्कार है, ये तो कहा गया कि 22 मार्च को घोषणा की गई, लेकिन ये इनको प्रदान किया जाएगा कब? 23 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान दिया जाएगा। कब दिया जाएगा ये मैटर नहीं करता है, किससे दिए जाने की घोषणा की गई है ये मैटर करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और चलते हैं फैक्ट देख लेते हैं कि जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 है, ये क्या है? तो इसको शॉर्ट में CV कहते हैं। स्टॉकहोम और क्या कहते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और ये कैसी है, एक गैर लाभकारी स्वतंत्र संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, लोकल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर गवर्नेंस को क्या करना है, मजबूत बनाना है। किसको? मीठे पानी के शासन को, यानी फ्रेश वाटर गवर्नेंस को क्या करना है, मजबूत बनाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ? स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम में है। स्वीडन स्टॉकहोम में है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसके कार्यकारी निदेशक जो हैं उनका नाम है टॉरगनी होल्मग्रेन। लिख दे रहे हैं, थोड़ा नाम टफ है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लीजिए। टॉरगनी होल्मग्रेन, ये ला है लास्ट बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है? अनुसंधान कार्य करने का काम करता है, सलाहकार रूप से, मतलब सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है। जल शासन, जल ऊर्जा, खाद्य संबंध, जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो संस्था है ये 5 क्षेत्रों में अपना काम करता है। कौन कौन सा? जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सीमा पार जल प्रबंधन, जल शासन, जल ऊर्जा, खाद्य संबंध, जल और जलवायु परिवर्तन और जल अर्थशास्त्र। तो इन 5 क्षेत्रों में ये संस्था जो है ये काम करती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी कल ही मैंने बताया है कि कैच द रेन अभियान जो है वो किसके द्वारा मतलब उसका शुभारंभ किसने किया? तो जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और क्यों किया गया कैच द रेन? रेन का मतलब क्या? रेन को कैच करना, यानी उसका संरक्षण करना। ठीक है, तो ये कब से कब तक किया गया? तो 29 मार्च से ये स्टार्ट किया गया और 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा, मानसून के पानी को संरक्षण करने के लिए। अगर एक लाइन में कहें वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा स्किप नहीं होगा, क्योंकि सारे फैक्ट A to Z मैंने बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान एग्जाम के लिए भी, जो राजस्थान का एग्जाम देंगे वो तो इसको देख लीजिएगा। राजस्थान स्थापना दिवस हर साल कब मनाते हैं? चलिए देख लेते हैं कब मनाते हैं। 30 मार्च को मनाते हैं। 30 मार्च को मनाते हैं। तो राजस्थान जो है, अभी बिहार दिवस भी मनाया गया था 22 मार्च को। 22 मार्च को ये भी ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस, और 30 मार्च को उसी के 8 दिन बाद क्या करते हैं हम लोग? राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाते हैं। क्लियर? तो ये जो राजस्थान है, अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, देश का, भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
और अगर इसको पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो वो किस नंबर का है, 7वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर। और राजस्थान का कुल अगर क्षेत्रफल देखें तो कितना है, देख यहाँ लिख दे रही हूँ, 34239 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। तो इस हिसाब से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो सबसे बड़ा राज्य यही है, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसे कि यहाँ नाम जो लिखा हुआ राजस्थान, तो इसका अर्थ क्या हुआ, राज किसका, राज, राजाओं का स्थान, यानी ये किसका स्थान है, राजाओं का स्थान है, राजाओं का। इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, राजाओं का स्थान, राजाओं की भूमि। तो मतलब जब आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद होने से पहले यहाँ अनेक राजा महाराजा क्या करते थे, राज करते थे, और यहाँ पर राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जानते, क्योंकि यहाँ राजपूत लोग ज़्यादा रहते थे। कुल 19 रियासत को मिला करके ये राजस्थान जो है, टोटल कितने, 19 रियासत को मिला करके ये राजस्थान राज्य बना था। और फिर क्या होता है, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत का विलय करके क्या करते हैं, ये राजस्थान संघ बना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन को राजस्थान में जो लोगों की वीरता है, उनकी जो इच्छा शक्ति थी दृढ़ और बलिदान था, उनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है, नमन किया जाता है। तो चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है उसका, जयसमंद झील। ठीक है। और इसी जो कि राजस्थान के कहाँ पर है, ये भी एग्जैक्ट लोकेशन राजस्थान वाले से पूछ सकता है उस एग्जाम में कि राजस्थान का एग्जैक्ट लोकेशन में ये कहाँ है, तो उदयपुर, वहाँ पर ये स्थित है। और इसी जयसमंद को किस नाम से जानते हैं, ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट झील अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो उसके बाद, इस गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम, एक तरीके से कह सकते हैं, मीठे पानी की ये झील है। और एक झील की बात करते हैं, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील जो है, अन्ना सागर झील, ये भी राजस्थान के कहाँ पर है, अजमेर, राजस्थान के अजमेर शहर में ये भी कृत्रिम तरीके से बनाई गई मीठे पानी की झील है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या मैंने बताया, जयसमंद, और क्या बताया, अन्ना सागर झील, और एक है राजसमंद झील। राजसमंद झील भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये भी क्या है, एक मीठे पानी की झील है। अगर राजस्थान के रामसर साइट्स की बात करें, कौन कौन से रामसर साइट, जैसे सांभर झील है 1990 में, 1990 में इसको ऐड किया गया। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं और आगे का फैक्ट देख लेते हैं। और अगर मरु महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया, कहाँ मनाया गया, जैसलमेर, पोखरन में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भी मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में, ये कहाँ मनाया गया, बीकानेर में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कल परसों की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, देख ले रहे हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, एक मिनट। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता हाल ही में किस देश के द्वारा की गई। तो पहले तो ये देख लेना है कि इसका मेजबान देश कौन था इस बार। तो पहले तो ये देखना है कि किस नंबर का है, 5th नंबर का इस बार हुआ। और कैसे हुआ है, तो वर्चुअली रूप से हुआ है, वर्चुअली रूप से इसका आयोजन किया गया। और मेजबानी किसने की है, श्रीलंका ने की। 3 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में अभी बताया, बाकी अभी और बता रहे हैं कि पहला तो ये देखना कि 5वें नंबर का हुआ, सेकंड वर्चुअली आयोजन किया गया, थर्ड जो है श्रीलंका ने इसका क्या किया है, मतलब श्रीलंका ने अध्यक्षता की है इस बार। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये जो बिम्स्टेक लिखा है, पहले ये देख लेते हैं बिम्स्टेक, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। बिम्स्टेक, इसको ऐसे लिखते हैं, बिम्स्टेक। क्लियर। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक लिखा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक देखना है, यानी कि होते इसमें 7 देश हैं, 7 देश हैं इसमें, लेकिन मैंने कहा इसको छोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5, केवल 5, तो 2 कहाँ हैं, अभी बता रहे हैं। तो इसमें जैसे कि नाम लिखा है बिम्स्टेक, पहले इसको हम बता दे रहे हैं, इसका नाम क्या रखा गया था, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। अगर इंग्लिश में कहें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कोऑपरेशन। क्लियर, इसी को हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। चलिए ठीक है, ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल हैं। तो इसमें जैसे लिखा बंगाल की खाड़ी, तो ये क्या किया गया, जो अभी मैप के पास ले चलते हैं, 1 मिनट, मैप रहेगा तो क्लियर रहेगा, 1 मिनट। ये बंगाल की खाड़ी दिख रही है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल, ये जो बंगाल की खाड़ी है, तो इसके नज़दीक जितने भी देश होंगे इसमें शामिल होंगे, ये कहा गया। लेकिन इसमें 2 देश बाद में ऐड होते हैं, उनका नाम है नेपाल और भूटान, वो बाद में ऐड होते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया कि बंगाल, पहले नाम, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय और कैसा, तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। यानी कि पहले जब इसके स्टार्ट जब ये हुआ था तो इसमें कौन कौन था, इसमें बांग्लादेश थे, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है कौन कौन थे, 1 मिनट, बिस्टेक का मतलब बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया यानी भारत, एस से श्रीलंका और टी से कौन थे, थाईलैंड था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कौन कौन, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, इसके कौन थे, संस्थापक सदस्य देश थे। और कब हुआ था ये कब 1997 में क्या हुआ था, बैंकॉक घोषणा। तो ये भी ध्यान रखना, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और फिर क्या होता है, म्यांमार, तो फिर इसमें क्या किया गया, इसको मैंने कहा बिस्टेक नाम था पहले, फिर इसको बिमस्टेक किया गया, बिमस्टेक, यानी म्यांमार भी इसमें आकर के जुड़ जाता है। कब, 1997 में म्यांमार भी शामिल हो जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब नेपाल भूटान ने कहा भैया हमको भी शामिल कर लो इसमें, तो उसको भी शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2004 में नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लिया जाता है। अगर बात करें बिमस्टेक की, तो बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है। ढाका कहाँ पर पड़ेगा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के कहाँ पर है, ढाका में है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इतने फैक्ट जो कि मैंने बताया सब नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं, हुआ तो वर्चुअली ही था, तो उसमें और अध्यक्षता किसने की, श्रीलंका ने की, ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मेन रूप से 3, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। एक तो आपराधिक मामला, उस पर उसको लेकर के समझौता हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, आपसी सहयोग यानी राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर इसमें ये किया गया, क्या कहते हैं, हस्ताक्षर किया गया। थर्ड क्या था, अब जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा के उसमें भी क्या किया गया है, हस्ताक्षर किए गए। तो ये 3 फील्ड थे जिसपे भारत की तरफ से जोर दिया गया और इस पर किया गया, सिग्नेचर किया गया। तो चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइज, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, इसको लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, आपके सब्सक्राइब करने से आपका ना कुछ कम हो जा रहा है और ना कुछ होगा, तो कम से कम एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत डीपली जाना चाहती हूँ, ताकि आप अगर करंट का देख रहे हैं तो करंट के साथ साथ आपकी और भी चीज़ों क्लियर हो जाएँ। आप ही का फ़ायदा होगा कि एक लेक्चर देखने से आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप ही के लिए फ़ायदा है, आप ही के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29 मार्च 2022 को कहाँ पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किया गया है, न्यू जाफराबाद जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो यहीं पर ये किया गया है। क्यों किया गया है, वेस्ट, इसके 2 रीज़न थे। इससे क्या होगा, जो ये इन्होंने किया, 1 मिनट इसको फिर से बता रहे हैं। तो ये जो किया गया है कि अब विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क, जिसको कहा जाए इंग्लिश में कहें तो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, न्यू जाफराबाद, नई दिल्ली में। क्लियर। और इसका उद्घाटन किया किसने आखिर, तो जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार उनका नाम है विजय राघवन, उन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपको। और ये जो है ये किसके तहत ये किया गया है, तो
जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तहत ये एक पहल है और इसको पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया है। किसके? पूर्वी दिल्ली के जो नगर निगम है उसी के सहयोग से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये क्या है? एक पायलट प्रोजेक्ट है जो क्या करेगा? जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको क्या करेगा? ये मैनेजमेंट करेगा। अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए ये क्या करेगा? समाधान प्रदान करेगा। यानी इसके दो उद्देश्य होंगे। क्या दो उद्देश्य होंगे? देख ले रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करना, इसको किस में करना? वेस्ट टू वेल्थ। एंड सेकेंड आपका क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी खुले में और इसको क्या करना? खुले में डंपिंग को रोकना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। और 2018 में ही इस परियोजना पर काम शुरू हो गया था। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इस पर काम शुरू हो गया था। तो ये भी क्लियर हो गया। और इस पार्क में क्या किया गया है? जो डेनमार्क है, डेनमार्क की एक तकनीकी का यूज़ हुआ है, वो भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। डेनमार्क की कौन सी तकनीकी है? डेनमार्क की तकनीकी है, उसका नाम है इन्वायरोराइज, ऊपर लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, A110। क्या बताया मैंने? डेनमार्क की जो तकनीकी है उसमें यूज़ किया गया इन्वायरोराइज RA, एक मिनट थोड़ा सा छूट गया, इनराइज RA110 इस तकनीकी का यूज़ किया गया है। और इस तकनीक का यूज़ जो है वो किसके लिए किया जा रहा है? जो तैरते ठोस कचरे हैं, जो तैरते ठोस कचरे हैं उनको हटाने के लिए इस तकनीकी का यूज़ किया जा रहा है। और नगर निगम के ठोस कचरे के गैसीकरण के लिए गैसीफायर का उपयोग किया जाएगा। तो ये सारे जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। ये आप ध्यान रखिए कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सहयोग से न्यू जाफराबाद नई दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया है, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और हाँ, और भी कुछ बता दे रहे हैं कि जैसे क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं उसको, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम है, वो अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है? अभी कुछ दिन पहले के लेक्चर में मैंने बताया था, तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, सिडबी के द्वारा किया गया था। और अभी कल ही मैंने लेक्चर में डिस्कस किया कि स्टील कचरे से 6 लेन वाली 1 किलोमीटर लंबी सड़क कहाँ बनाई गई है? तो गुजरात के सूरत में बनाई गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लेक्चर में बताया था कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लम्हेटा गाँव कहाँ है? जबलपुर MP में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किस राज्य सरकार ने हाल ही में विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? कहाँ की है? कर्नाटका में की है। तो कर्नाटका सरकार ने क्या किया? विनय समरस्य योजना की घोषणा की है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि एक 3 साल का बच्चा था। इसकी कहानी क्या है वो बता दे रही हूँ कि एक 3 साल का बच्चा था जिसका नाम था विनय। जिसका क्या नाम था? विनय। तो ये क्या किया करता है? एक मंदिर रहता है, टेम्पल रहता है, उसी में ये लोकल टेम्पल रहता है, वहीं ये चला जाता है। और ये बच्चा जो विनय रहता है वो रहता है दलित वर्ग का रहता है, और वो मंदिर में चला जाता है। तो वहाँ के जो हेड थे, मुखिया थे मंदिर के, तो उन लोगों ने क्या किया? इसको सजा दी। और कैसे सजा दी? इसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कहाँ पर? इसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। और ये जो है कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव की घटना है। तो इसी के लिए क्या किया गया? जो मतलब वहाँ के छुआछूत को मिटाने के लिए जो ग्राम पंचायत है, तो उसको इसके मतलब ये क्या है? एक जागरूकता कार्यक्रम है, विनय समरस्य योजना। तो इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और इसकी और ये चलाने की योजना क्या है? मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है ये किस तरीके से है? एक आपकी भावात्मक है कि इस तरीके से एक छोटे से बच्चे के उसको क्या पता कि क्या है कैसे है, लेकिन फिर भी इतना अभी तक चल रहा है। तो अब चलते हैं कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक का लोकेशन अभी नीचे मैप में चलेंगे फिर दिखा देंगे। अभी मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि कर्नाटक जो है दक्षिणी साइड में है, दक्षिणी भारत का एक राज्य है। इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 किसके अधीन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। तो ये मिलाने को भी आ सकता है कि मैसूर किसको कहते थे, चेन्नई किसे कहते हैं, तो ये सब आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको मैसूर पहले कहा जाता था। फिर क्या होता है कि 1973 में इसका पुनर्नामकरण करके इसे पुनः क्या कर देते हैं? कर्नाटक कर देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ये जो योजना स्टार्ट की जा रही है ये
कब लॉन्च किया जाएगा, ये तो घोषणा कर दी गई, लॉन्च कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 14 अप्रैल को किया जाएगा। क्यों 14 अप्रैल को किया जाएगा, इसका भी रीज़न है कि जो हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं, तो उनका क्या है 14 अप्रैल को जन्म दिवस है, जन्म दिवस। तो उसी अवसर पर ये क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब 3 दिन से मैं कंटिन्यू बता रही हूँ कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 17। तो अब तो ये जिसे नहीं भी पता होगा, कई बार बताने के चक्कर में उसको याद हो गया होगा। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। और 1956 मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। यहाँ के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई, और गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25 से 27 मार्च 2022 की ईशान मंथन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया है, ये दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, जो हमारी संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने ही क्या किया, नई दिल्ली में इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, वहीं पर, कहाँ पर, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका ईशान मंथन उत्सव का उद्घाटन किया। कौन, संस्कृति मंत्री ने, जिसका नाम क्या है, किशन रेड्डी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये 3 दिन चलेगा, 25, 26, 27, ठीक है। तो यहाँ पर किया जाएगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व है, वहाँ की जो उत्तर पूर्व भारत की जो संस्कृति है, समृद्ध है, जातीयता है, कला है, संगीत है, लोक नृत्य है, हस्तशिल्प है, और जो व्यंजन है पारंपरिक वहाँ के, वहाँ उसको इसमें क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको किस नाम से जाना जाएगा, नॉर्थ जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसे इस रूप में भी जाना जा सकता है। और इस सत्र में क्या किया जाएगा, 2 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है। उसका क्या नाम है, एक का नाम है, 1 मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ, लोक बियॉन्ड फोक, ये किया गया, जिसे किसके द्वारा संपादित किया गया है, जिनका नाम है नंद लूमर, और एक और है ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके द्वारा संपादित किया गया है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य के डॉरलोंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के डॉरलोंग समुदाय को, तो डॉरलोंग समुदाय कहाँ से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। तो इसको क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा ने विधेयक पारित किया। अभी क्या हुआ कि लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक पारित किया। क्या नाम है उस विधेयक का, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। कहाँ पर, लोकसभा में पारित किया गया है। तो ये जो इस विधेयक में क्या कहा गया, क्या मांग की गई थी इस विधेयक में, जो पेश की गई कि डॉरलोंग समुदाय जो है उसको कुकी आदिवासी, क्या है एक आदिवासी का नाम, कुकी आदिवासी, तो कुकी आदिवासी समुदाय की जो उप जनजाति है उसके रूप में एसटी की सूची में शामिल करने की मांग की गई। किसकी, इसी डॉरलोंग समुदाय की, जो अभी क्या हुआ है, लोकसभा में इसको पारित किया गया है। इतना क्लियर हो गया। तो डॉरलोंग जो कि मैंने बताया त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग कितनी है, 11,000 है। वहाँ पर कितनी है, 11,000 है। और त्रिपुरा में टोटल जो है 20 आदिवासी समुदाय हैं। त्रिपुरा में कितने हैं, 20 आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें जो 18 जनवरी 1982 को एक जो परिषद गठित हुई थी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, उसी में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। और जो ये आदिवासी परिषद है, ये त्रिपुरा का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 70% हिस्से को ये क्या करती है, कवर करती है। और अगर राज्य की कुल आबादी में से लगभग 30% आबादी जो है यहाँ पर निवास करती है। और इनकी जो ये झूम कृषि आपको पता ही होगा क्या होता है, तो झूम कृषि प्रणाली का ये क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं हम। और जो त्रिपुरा में और भी जो है आदिवासी समुदाय में त्रिपुरा में, जैसे त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नुआतिया,
चकमा, मोग, लुसाई, कुकी, लुसाई पूछ चुका है, कुकी पूछ चुका है, ओरंग पता होना चाहिए, भील पता होना चाहिए, भूटिया, गारो, खासी, लेप्चा, ये सब इसमें राज्य के आदिवासी समुदाय में शामिल हैं। और अब तक देखा गया है लगभग 705 से अधिक जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। और सबसे ज़्यादा संख्या में देखा जाए आदिवासी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा में पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपने अनुसूची पर। अनुसूची, तो अनुसूची हमारी 5वीं क्या कहती है और 6वीं क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 5वीं अनुसूची जो है वो 4 राज्य के बारे में बताती है। कौन से राज्य हैं? ATM, T, ए से हो गया आपका, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ATM, AMTM ऐसे रखते हैं, एक मिनट, AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान रखें, AMTM। जैसे हम लोग AM मॉर्निंग को कहते हैं, PM शाम को कहते हैं, इवनिंग को कहते हैं, तो PM की जगह T इसको कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा लॉजिक लगा करके पढ़ लीजिए। A से क्या हो जाएगा? असम, M से हो गया मेघालय, और T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो ये 5वीं अनुसूची जो है इन 4 राज्यों के अलावा, 5वीं अनुसूची क्या कहती है? इन 4 राज्य के अलावा। क्यों 4 राज्य के अलावा? अभी बता रहे हैं क्यों कहा 4 राज्य के अलावा। अन्य राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए हमारी जो अनुसूची नंबर 5 है वो क्या करती है? प्रावधान करती है। इन चारों को छोड़ करके। क्यों इन चारों को छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया कि जाओ तुम 6 अनुसूची में चले जाओ। तो अनुसूची जो 6ठी कहती है वो ATMT की बात करती है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित क्या है? 6ठी अनुसूची है। तो ये ध्यान रखना आपको। और अगर किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो जो ST आयोग है, ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये किस में है? ये 338A में है। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये टकराएगा जरूर आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। 338 के A में ST आयोग की चर्चा मिलती है, और 338 में क्या है? SC आयोग है, SC आयोग है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो संशोधन के थ्रू डाला गया था इसको इसमें, तो वो कौन सा संशोधन था? 89वां संशोधन था, 2003 के द्वारा इसको किया गया। तो ये भी क्लियर हो गया। और जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। तो इससे संबंधित जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, एक जो भाषा है त्रिपुरा की उसका नाम है काकबरोक, काकबरोक, ये भी कई बार बता चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर प्राचीन, कौन सी प्राचीन? माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ है। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो उत्तरी कश्मीर के किस जिले में? कुपवाड़ा जिले में। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इसका क्या किया गया है? शुरू किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के कब्जा वाला जो कश्मीर है, POK, जिसको POK हम लोग कहते हैं, उसमें जो शारदा पीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए इसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो अभी क्या किया गया है? इसका शुरू कर दिया गया है। कहाँ पर? टीटवाल इलाका है, टीटवाल इलाके में LOC पर, टीटवाल इलाके में LOC पर ये काम, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तो और हाँ, ये ध्यान रखना कि इस मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, ये इसके पत्थर कहाँ से लाए जा रहे हैं? तो ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ किया जाएगा, जो कि कहाँ से आ रहा है? कर्नाटका के बिदादी से आ रहा है। तो ये ध्यान रखना। और ये जो इसलिए ये चर्चा में है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इस समय कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर फाइल्स मूवी सभी लगभग सभी ने देख ली होगी, तो इनके जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक है कौन सा? ये शारदा पीठ मंदिर। और ये 5000 से ज़्यादा पुराना मंदिर माना जाता है। तो ये इन्हीं के आस्था का प्रतीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हो गया इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 मार्च 2022 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मार्च 2022 को किसने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका क्या नाम है? डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा इनको किया गया है? तो जो हमारा क्या है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसी के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त कर दिया गया है। और ये जो है संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी, पहली नहीं है। ये कौन है? दूसरी महिला निदेशक हैं। महिला की बात किया है, यह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक हैं, तो इन्हें किया गया है। तो और ये जो है डॉक्टर रेणु सिंह, ये 1990 बैच की MP कैडर की क्या है? भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। तो अगर ये दूसरी है तो पहली कौन थी? तो पहली जो है वो डॉक्टर सविता
डॉक्टर सविता, तो ये भी ध्यान रखना है। और भी कुछ अगर बता दें तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल, भारत की CGA, भारत की, मैंने CGA कहा है, CAG नहीं कहा है। तो जो कैग है इसका हमारे संविधान में वर्णन है, लेकिन इसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो कैग का हमारे किस आर्टिकल में है? 148 में है, लेकिन CGA का नहीं है। और CGA कौन है भारत की? वो है सोनाली सिंह, सोनाली सिंह, तो ये भी ध्यान रखना है। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है अभी हाल ही में? माधवीपुरी बुच। तो ये सब ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएगा जरूर। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं फटाफट, 1 मिनट नहीं 2 मिनट के अंदर। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा भाई चानू को चुना गया है। जल शक्ति अभियान ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। क्या इसका मकसद है? मानसून के पानी को संरक्षित करना, और ये नवंबर तक चलेगा। रास्ता पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हर साल कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम हाल ही में विकसित किया? DRDO। कल इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल में फेडेक्स के CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो भारतवंशी सुब्रमण्यम, इनका पूरा नाम था राज सुब्रमण्यम। किस देश ने हाल ही में नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। क्यों किया है? जैसा कि मैंने कल बताया था कि रशिया और चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसने किया है। 27 मार्च 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता? भारतीय रेलवे के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य के लिविंग, देखिए रेलवे से इस बार करंट में बहुत क्वेश्चन बने हैं, और 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराएगा आपका, तो अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया? मेघालय के। मथुरा धर्म महामेला 2022 का 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। विक्स मीडिया अवार्ड किस हवाई अड्डा ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता? कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बारे में भी मैंने कल डिटेल बताया था। तो चलिए देख लेते हैं। आपको कर्नाटक का लोकेशन मुझे दिखाना था, ये है कर्नाटक, ये देख लीजिए। इसके बाद मैंने डिटेल पूरा बता ही दिया है, और ये है कर्नाटक। कर्नाटक है, ये आपका आंध्रा है, ये तमिलनाडु है। एक मिनट, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये सब देख लीजिएगा। और देखिए मटुआ समुदाय, अभी कल मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन, अभी रिवीजन भी करा है, तो ये देख लीजिए। ये मटुआ जो समुदाय है, ये हरिचंद ठाकुर की जयंती के उस पर पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मधुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। और इसमें क्या हुआ था, ये जब बंगाल अविभाजित बंगाल में जो उत्पीड़ित थे, दलित थे, अवंचित लोग थे, उनकी भलाई के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उनके द्वारा किया गया सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? और कांडी से शुरू हुआ, जो 1860 में बांग्लादेश में, और उसके कारण मटुआ धर्म का क्या होता है? गठन होता है। बाकी दे दिया है मैंने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भारतीय गैंडा भी इस समय चर्चा में, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो भारतीय गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व विश्व धरोहर स्थल की नवीनतम जनगणना से पता चला है कि एक सींग वाले भारतीय गैंडों की आबादी में 4 वर्षों में कितने की वृद्धि हुई है? 200 की। तो ये ध्यान रखिएगा कितने की वृद्धि हुई है इन 4 वर्षों में? 200 की वृद्धि हुई है। और 2018 के हिसाब से जो हुई थी तो उसमें 2413 थी। इस साल की जनगणना में पहली बार 26 पार्क के खंडों में जहां नया सर्वेक्षण किया गया, तो वहां पर क्या किया गया? ड्रोन का यूज़ किया गया। और भारतीय गैंडा, जिसका क्या नाम है? राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस, जिसे भारतीय गैंडा, एक सींग वाला बड़ा गैंडा या ग्रेट इंडियन गैंडा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी गैंडे की प्रजाति है। और इसे ये ध्यान रखना है कि इसको मतलब लाल सूची में किसके रूप में स्वीकृत किया गया, सूचीबद्ध किया गया? भेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।